नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान वो बीजेपी और आरएसएस पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। खुद को पांडव और बगैर नाम लिए आरएसएस को कौरवों की संज्ञा देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर चलते हैं, शाखा लगाते हैं और इन कौरवों के साथ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति खड़े हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी ने यह कहा कि महाभारत की धरती है और आज कौरवों पांडवों के बीच में जंग चल रही है। राहुल ने खुद को तपस्वी बताते हुए कहा कि पांडवों ने कभी किसी गरीब के खिलाफ अपराध नहीं किया। नोटबंदी और जीएसटी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पांडव होते तो कभी नोटबंदी और जीएसटी लागू नहीं करते। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि खुद को पांडव बताना तो ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल खड़े करना क्या सही है? क्योंकि जीएसटी तो कांग्रेस के एजेंडे में भी कभी शामिल रहा है। यहाँ तो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब आडवाणी साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए साहिल खान साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं अमलेंद्र त्रिपाठी जी आपसे ही करना चाहूंगा। राहुल गांधी खुद को पांडव बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो अर्जुन है, भीम है या फिर युधिष्ठिर। देखिए, ये कलयुग की महाभारत है। आज जो देश में है, आप सब लोग देख ही रहे हैं कि कैसे कौरव रूपी महंगाई देश में व्याप्त है, कैसे कौरव रूपी बेरोजगारी देश में व्याप्त है। तो राहुल गांधी उसी से लड़ने की बात कर रहे हैं और उनके शरीर को रूप में धारण करके कौन बैठा है? वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो, या उनकी जो सरकार चला रहे आरएसएस के लोग वो। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि हरियाणा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे हरियाणा है। आप सब जानते हैं हरियाणा भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। विदेशों से गोल्ड मेडल लाने का कार्य हरियाणा करता है। बहुत सारे एथलीट वहां से हुए, क्रिकेटर हुए वहां से। लेकिन वर्तमान में हरियाणा ने अपनी पहचान खो दी। नहीं तो कौरव पांडव करने से वोट मिलता है क्या अमलेंद्र त्रिपाठी? कौरव पांडव करने से वोट मिल जाता है क्या? मुद्दों की बात कीजिए। जब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, जी ने एक बात शुरुआत में स्पष्ट कर दी थी कि ये वोट की राजनीति नहीं है, ये वोट की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के लोगों की समस्याएं सुनने की, लोगों से जुड़ने की यात्रा है। और उसी क्रम में वो उनकी बात बीच बीच में रखते हैं। कौरव के जो राज्य था, शासन था, कैसे महिलाओं पे अत्याचार होता था, आपने खुद देखा, आपने महाभारत में पढ़ा। सरकार की नीतियों का विरोध करना है तो केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाए। आरएसएस से राहुल गांधी का बैर क्या है? देखिए, आरएसएस ही तो मुख्य इनकी जो शाखा है, आरएसएस के ही ये एक अंतरंगी संगठन है। भाजपा हो या इनके अन्य जो संगठन है तो आरएसएस के ही करे। जो आरएसएस के मुखिया, जो चीफ है, वो इनको जो बयान देते हैं, उन्हीं के बयान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे आरएसएस के लोग उनको आरएसएस प्रमोट करती है। ठीक है, आफ्ताब आडवाणी साहब क्या कहिएगा? राहुल गांधी ने तो तय कर दिया हालांकि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात रखी जा सकती है। वो तो खुद को पांडव बता रहे हैं और आरएसएस को संज्ञा दे दी कौरवों की। यानी मोहन भागवत राहुल गांधी की नजर में दुर्योधन है। फिर आफ्ताब भाई, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं मैं। क्या मैं बोलना शुरू कर सकता हूं? जी जी जी, सवाल आपसे ही था। जी 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 धन्यवाद। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और कांग्रेस और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारती आ रही थी, वो आज ऐसी बातें कर रही है। बड़ा हंसी का एक पात्र समझता हूं मैं राहुल गांधी को, जो कि पूरा देश ही समझता है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में वो हंसी के पात्र ही मशहूर हैं।
और राहुल गांधी यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो उन पे कोई इतना बड़ा भारी हमें सोचना नहीं चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा किसी बात को कह देता है और उसे लेट गो कर देते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी की हर बात को लेट गो कर देना चाहिए। नहीं तो जिस राहुल गांधी को आफ्ताब आडवाणी साहब आप बच्चा करार दे रहे हैं कि उनकी बातों को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो नोटबंदी जीएसटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर तो जवाब देना चाहिए ना। उनकी देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, उनकी बात को भारी भरकम मानने की आवश्यकता ही नहीं है। वो नोटबंदी को भी गलत कहेंगे, वो भगवान श्री राम के मंदिर को भी अभी तक गलत कहते आ रहे थे, अब पता नहीं क्या दूसरा नया राग लाए हैं। अब वो बहुत सी बातें करेंगे। ये लोग डगमगा गए हैं, ये लोग बहक गए हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं बचा। अब यही बातें करने के लिए इन्हें मिल रही हैं, और जो ये बेचारे अपना रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जो कि बनने वाला है ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब पूरी देश की जनता जान चुकी है कि क्या कांग्रेस है, क्या भारतीय जनता पार्टी है। और साहिल खान साहब, और बात बता दूं, आपको राहुल गांधी में पांडव नजर आता है? राहुल गांधी में मुझे दुर्योधन नजर आता है। और ठीक है, देखिए संज्ञा तो आपने भी दे दी, मैं आऊंगा। आपकी इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए, लोग ये भी तो जानना चाहेंगे। साहिल खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी की नजर में राहुल गांधी का पांडव अवतार पसंद आया आपको? देखिए, राहुल गांधी जी का जो पांडव अवतार वो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। सही ये है कि उन्होंने महिलाएं नोटबंदी और ये सब के बारे में बात उनकी सही, मतलब सच्चाई है। और आरएसएस के कहने से भी बीजेपी अपना सारा काम अपने सारा करती है, तो इसीलिए उन्हीं ने मतलब मेन जो जिस बात पे कहा, उन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी और इसको लेके कहा, जो कि बीजेपी की आदत है हर बात को लेट गो करने की। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, अगर उनकी बात कोविड वाली मान ली होती तो इसका भीषण कोविड इंडिया में ना आता, जो कि उन्होंने पहले ही बोला। नहीं तो राहुल लेकिन बयान कुछ देते हैं, उनकी पार्टी के नेता कुछ और बयान देते हैं। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, है ना? लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की नजर में आरएसएस क्या है? क्या समाजवादी पार्टी समर्थन करती है राहुल गांधी के इस बयान का? देखिए, हम राहुल गांधी जी की अपनी व्यक्तिगत आजादी है कुछ भी बोलने की। ये देश संविधान की सच्चा है, वो कुछ बोल सकते हैं, उनके संविधान की आजादी भी है, और उनसे कोई ऐसा समर्थन या कोई ऐसा समाजवादी ठीक है, अमलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमलेंद्र जी क्या कहिएगा? सवाल तो ये है ना कि जिन मुद्दों को भी उठाते हैं, उन मुद्दों पर ही राहुल गांधी खुद गिर जाते हैं। नोटबंदी पर सवाल खड़े किए, जीएसटी पर सवाल खड़े किए। सवाल तो ये है ना कि जीएसटी तो कांग्रेस भी लाना चाहती थी एक वक्त में, फिर आखिर कैसा हो गया कि क्या हो गया कि वही जीएसटी अब गब्बर सिंह टैक्स नजर आने लग गया राहुल गांधी को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने सही बात की कि कांग्रेस भी जीएसटी लाना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस की जीएसटी लाना और भाजपा की जीएसटी जो लेकर आई, इसमें कई अंतर है। कांग्रेस ने हमेशा एक बात कहा है कि जो भी कानून बनाइए या जो भी चीज लेके आइए, बाकायदा उसकी पूरी स्टडी करके लाइए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अगर जीएसटी इतनी अच्छी थी तो अभी तक लगभग कितने दर्जनों बदलाव किए जा चुके हैं आज तक जीएसटी पे, और अभी तक पूरी रूप से लागू नहीं। अभी तो आपकी नजर में जीएसटी का प्रारूप क्या होना चाहिए था अमलेंद्र त्रिपाठी जी? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अभी एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले कि उत्तर प्रदेश के लगभग दर्जनों जिलों में जीएसटी की छापेमारी पड़ रही थी। व्यापारी भाई अपना दुकान बंद कर करके घरों में भाग रहे थे, जबकि वो शादियों का सीजन था, घरों से दुकान चल रही थी। तो जीएसटी का डर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीएसटी नहीं, तो वही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस का जीएसटी किस तरह का होता? अगर आप कह रहे हैं कि जीएसटी खराब नहीं है, जिस तरह से लागू किया गया वो गड़बड़, एक आसान तरीके से बनाया जाता, जो आजकल जितना एक आप उसको ऑनलाइन करिए, उसकी टाइपिंग करिए, ये नहीं होता। हर एक व्यापारी, छोटा व्यापारी भी उसमें आ जाता, और जब उसको पूरी तरीके से समझ में आ जाता, उसके बाद जीएसटी लागू होती। और रही बात नोटबंदी की, अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि नोटबंदी आई, सफल नहीं।
कितने % नोटबंदी में सारे नोट वापस आ गए, काला धन कहाँ गया? कई सारे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे बता रहा था कि विदेशों में काला धन बढ़ गया। मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम काला धन नहीं ला सकते। अरे 15 लाख रुपए कहाँ गए वो? क्या ये भी जुमला था? ना कोई काला धन आया, ना ही एक बहुत उस टाइम पे चला था कि जब नोटबंदी होगी इससे आतंकियों की कमर टूट जाएगी। उसके बाद कितने हमले हुए? पठानकोट का हमला हुआ, उड़ी का हमला हुआ, कहाँ की कमर टूट गई। तो नोटबंदी भी इनकी एक भी नहीं, और कितने किसानों की जान गई, कितने जो नोटबंदी के लाइन में थे, कितने सैकड़ों थे, उनकी जान चली गई। तो इनकी लापरवाही है या कह लीजिए शिक्षा। नहीं तो ये स्वीकार कीजिए ना, स्वीकार कीजिए ना कि यात्रा का मकसद राजनीतिक भी है, आप कहिए ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपने बोला तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी हमेशा जिस प्रदेश में जाते हैं वहां के लोगों की बात उठाते हैं, वहां के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाते हैं। ठीक है आडवाणी साहब, क्या जवाब दीजिएगा? आपको नहीं लगता कि जीएसटी की वजह से वाकई में व्यापारियों के सामने बहुत सी परेशानियां हैं और शायद यही वजह है कि कई बार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ा है? देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब हम कोई चीज लागू करते हैं तो हो सकता है उसमें आगे चलकर हमें कुछ परिवर्तन करने पड़े। आप भी यदि आपका चैनल चल रहा है तो आपको भी हो सकता है स्टूडियो में अपने समय समय आते कुछ ना कुछ अलग बदलाव करने पड़े। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम होता है। जो भी फैसले भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश हित में लिए गए हैं वो देश हित में ही है और देश के काम आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जो है हमारे हर कार्य को गलत बताएगी क्योंकि इनका आका पाकिस्तान इनसे ये कहता है कि आपको देश विरोधी कार्य करने हैं। तो देश विरोधी कार्य कैसे करेंगे? देश विरोधी कार्य जब ही कर सकेंगे। तो सरकार में आप कार्रवाई कीजिए अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है। आडवाणी साहब, ये सिर्फ आरोप लगाने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। सत्य है लेकिन कड़वा है, लेकिन सत्य है, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर, कड़वा है लेकिन सत्य है, मेरी बात सुन लीजिए। और जिस आरएसएस को ये गलत बता रहे हैं वही आरएसएस है जो राष्ट्र हित में खड़ा हुआ है और राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोके हुए है। यदि देश में आरएसएस नहीं होता तो ऐसे लोग, पाकिस्तान परस्त लोग हमारे देश में हावी होते और हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका कांग्रेस साथ देती और देती है। वो तो कह रहे हैं कि हालात अब भी कौन से बहुत ज्यादा सुधर गए, अब तो आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। आडवाणी साहब, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को कि कैसे। रुकिए ना, मैं आपके पास आऊंगा। अमलेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सर मुझे बताइए, वो तो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर हालात इतने ही बेहतर होते तो आम नागरिकों को निशाना ना बनाया जाता। आफ्ताब जी, आम नागरिकों को कौन निशाना बना रहा है? आम नागरिक बिल्कुल सेफ है। आम नागरिक सर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, वहां का जिक्र किया ना, आतंकियों की आपने बात की। जम्मू कश्मीर में हमले तो हो ही रहे ना। नहीं, जम्मू कश्मीर में हमले कौन करा रहा है? जम्मू कश्मीर में इन्हीं लोगों की मिलीभगत से हमले हो रहे हैं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये आपको पता है कि कितना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं आडवाणी साहब? जब मैं बिल्कुल लगा रहा हूं और मैं अपने बयान को स्पष्ट भी करूंगा। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं या दूसरी पार्टी पीडीपी के कार्यकर्ता होते हैं। अरे तो ये तो आप पर सवाल खड़े करेगा, ये तो आप पर सवाल खड़े करेगा। आपकी सरकार है हमारी सरकार, और अगर आपके संरक्षण में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर लगाम कैसे कसेगी? हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि जिससे हम व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है हम इसका पता लगा सकें। अरे सर, जिसके बारे में जानकारी हो जाती है उस पर तो एक्शन ले सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि संलिप्तता है, लेते हैं भाई साहब। जितने एक्शन हमारे द्वारा लिए गए हैं इतने किसी सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिए गए हैं। आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है इस चीज का। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है देश की हालत सुधरी है। कांग्रेस ने हमारे देश को बिल्कुल डुबो कर छोड़ा था और पाकिस्तान का गुलाम। चले ठीक है, मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं ये तो देश की जनता बेहतर तरीके से आडवाणी साहब जानती है। लेकिन साहिल साहब, जिस नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र हम कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस बात का जिक्र कुरुक्षेत्र में किया जहां उन्होंने खुद को पांडव बताया। लेकिन सवाल है ना कि कांग्रेस क्या खुद कंफ्यूजन में रहती है क्या? ऐसा तो नहीं है, कांग्रेस बल्कि बीजेपी ज्यादा कॉन्फ्यूजन में रहती है। मैंने कभी नहीं, ये सवाल इसलिए कि राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं के कुछ बयान दूसरे आ जाते हैं। राहुल गांधी की नजर में आरएसएस कभी आतंकी संगठन हो जाता है तो कभी कौरव नजर आते हैं। उनकी पार्टी के दिग्गज नेता, देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, आरएसएस के मंच पर पहुंच जाते हैं। तो ये तो उल्टा हो जाता है ना। अब ये है कि हमारे देश में और भी मुद्दे हैं, महंगाई, रोजगार,
क्यों इस मुद्दे पर जवाब नहीं है, या सेफ साइड लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है, जो मुद्दे इस देश में और भी मुद्दे हैं जिससे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। जो इस देश में ऐसे और भी मुद्दे हैं जिससे हम लोग को चर्चा करनी नहीं तो चाहिए। ये कौरव पांडव का समर्थन आपने किया साहिल खान साहब, तो इस पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है क्या, जब आप मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं? हेलो, कौरव पांडव फिर किए जाने की जरूरत है क्या? आपने तो समर्थन कर दिया कौरव पांडव पे, फिर आप कह रहे हैं कि इस तरह की बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और मुद्दों की बात करनी चाहिए। देखिए, अपने अपने आज के समय हमारे देश में बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग की डिबेट होनी चाहिए। जैसे अभी आप महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, किसी और भी कमियां हैं, उससे हम लोग बात करें ज्यादा अच्छा है। नहीं तो इसीलिए सर देखिए, नहीं बिल्कुल मुद्दों की बात होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं, देश की जनता भी यही चाहती है कि मुद्दों पर बातचीत हो और अनर्गल इस तरह की राजनीति ना हो। लेकिन एक तरफ आप समर्थन कर जाते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं कि नहीं, इस तरह के मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की तरह आप में भी कंफ्यूजन है क्या समाजवादी पार्टी में, कि कब क्या बोलना है पता नहीं है? समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी जुट होकर चलने वाली पार्टी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं। हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, लोग इन सब की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए जनता के मूलभूत मुद्दे जो हैं वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए अमलेंद्र त्रिपाठी जी, साहिल खान साहब कह रहे हैं कि बेकार के मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए, तो फिर नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए ना। अगर नेताओं को लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात हो तो स्पष्ट कर दूं, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी का बयान में पूर्णतः सहमत है और पार्टी में इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने एक बात कही थी, सर्टिफिकेट दे रहे थे कि पाकिस्तानी होने का, चाइना का होने का, तो बहुत ही आम बात है। इनका एक बौखलाहट दिखाता है कि किस तरह ये हमेशा आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी है, चाइनीज है, ये धर्म विरोधी है, ये सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये साबित नहीं कर पाए। कश्मीर में केंद्र में सरकार इनकी, कश्मीर में हमले हो रहे हैं, लगभग 128 जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित अभी पलायन कर चुके हैं। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पलायन कर चुके, क्या उसके लिए किया गया? कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में तो करीब 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। कौन सी सरकार में बताइएगा? और अभी इसका जवाब लूंगा। अभी इन्होंने एक बहुत कही कि कांग्रेसी लोग पकड़े गए कि वहां पे हमला कराते हुए। अभी मैं इनसे जवाब दूंगा, सिर्फ 5 कांग्रेसी गिना दीजिएगा। अभी मैं डिबेट में माफी मांगूंगा, सार्वजनिक डिबेट में हजारों लोग देख रहे होंगे, मैं माफी मांगूंगा। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि 5 विभाग, हरियाणा में बयान दिया ना, हरियाणा के छोड़ो आप पूरे प्रदेश में जहां भी आपकी सरकार हो, 5 विभाग, सिर्फ 5 मैं फिर से आपको 5 विभाग बता दीजिए जहां पे आपकी भर्तियां पूरी हो रखी हो, चाहे राजस्व हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मेडिकल का हो। ये अच्छी बात आपने कही अमलेंद्र त्रिपाठी जी, ये बात आपने अच्छी कही। साहिल खान साहब का भी मैं समर्थन कर रहा हूं कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि जब अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं तब मुद्दों की राजनीति ध्यान आ जाती है, जब दूसरों पर सवाल खड़े करने होते हैं तो कौरव पांडव होने लग जाता है। ये ठीक परंपरा है क्या? भारत ऐसे जुड़ेगा? सांकेतिक बोला गया है, भारत ऐसे जुड़ेगा? सांकेतिक बोला गया कि कैसे कौरव का शासन था तो महिलाओं पर अत्याचार होते थे, लोग वहां पे नशे में डूबे रहते थे, कि कैसे कौरवों का राज था, वैसा ही राज है कि जीएसटी में दर्जनों बदलाव। नहीं तो देश में सबसे ज्यादा वक्त तक आपकी सत्ता रही है, घटनाएं तो तब भी होती रही हैं, रेप बलात्कार तब भी होते रहे हैं, तो यानी उस वक्त कौरवों की भूमिका में आप थे। फिर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इनका गृह मंत्रालय जारी करता है, तब 42 होते थे, आज 108 हो रहे हैं। मैं 5 आतंकवादी गिना रहा हूं जिनका भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए थे। ध्रुव सक्सेना याद है आपको, किसका कार्यकर्ता था? चमन लाल याद है आपको? अच्युतानंद मिश्रा कौन थे? विकास पांडे कौन थे? अभिनव भारत किसकी संस्था थी? 5 मैंने गिना दिए। अब इनको खुला चुनौती चैलेंज है कि 5 विभाग। ये भी बता दीजिए कि आरएसएस में आतंकी कौन है? 10 साल की सरकार में अमलेंद्र जी ये भी तो बता दीजिए कि आरएसएस में आतंकी कौन है? मैं बता तो रहा हूं, मैं नाम गिना दिए जिनका कहीं न कहीं डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, आरएसएस से इनका कनेक्शन रहा है और बाकायदा पकड़े गए। अभी आपको याद है डीएसपी पकड़े गए थे, देवेंद्र नाम था उनका, शायद क्या हुआ उनका किसी को अंदाजा है? पता है उनका क्या रहा?
अभी जो उड़ी हमला हुआ तो कितने टन उसमें आरडीएक्स आया था, कुछ अभी तक उसका खुलासा हुआ? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन? नेहरू जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार। अरे भैया कब जिम्मेदारी लोगे आप? 8 साल उससे हो गए, छोटा बच्चा भी 8 साल में, कक्षा 2-3 में जाने लगता है। आप अभी नेहरू जी पे, गांधी जी पे जिम्मेदारी डाल लो। नहीं ठीक है, मौजूदा वक्त की इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेशों में जाकर ये बयान दे देते हैं कि आरएसएस तो आतंकी संगठन है। अगर आतंकी संगठन था तो देश में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता तो आपकी रही है अमलेंद्र त्रिपाठी। अरे सुन तो लीजिए, देश में सबसे ज्यादा आपकी सत्ता रही है, बैन क्यों नहीं कर दिया आरएसएस को? मैं बोलूं, इसका जवाब दूं आपको? देखिए, कांग्रेस मैं आडवाणी साहब आ रहा हूं आपके पास। भरोसा रखती थी, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पे भरोसा रखती थी। और जब 1900 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको बैन भी लगाया था तो पंडित नेहरू ने इसको हटा दिया था। देश नहीं, विश्व के सबसे बड़े सेकुलर लीडर पंडित नेहरू ने इसको हटाने का कार्य किया था। उनका मानना था अगर विपक्षी भी है तो भी हमारे साथ आए, कुछ भी गलत करेगा तो हमें बताएगा, मतलब हमें अच्छा सिखा के जाएगा। नहीं तो जिस संगठन को आप आतंकी बता रहे हैं तो उसी संगठन का साथ लेने के लिए आप कह रहे हैं कि हम विरोधियों को साथ लेंगे। सर अंतर तो कर लीजिए, विरोधी और आतंकियों में अंतर होता है। सत्ता प्रमुख है, ये सत्ता के लिए ऐसी गतिविधियां करते हैं, सत्ता के लिए ऐसी गतिविधियां करते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त के बाद ये फिर भी आते हैं और फिर भी हमारे देश के ही हैं, तो बिल्कुल इससे भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। और कांग्रेस हमेशा सबका विकास सबका साथ की बात करती है। चलिए देखिए आपके कांग्रेस सेवा दल किसका है अमलेंद्र त्रिपाठी? कांग्रेस सेवा दल किसका संगठन है? अरे कांग्रेस का मुख्य संगठन है, बिल्कुल कांग्रेस सेवा दल है ना। आपका संगठन आरएसएस को कट्टर देशभक्त मानता है, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाती है। किसने जारी की बताइए आप? मध्य प्रदेश में जानकारी है आपको, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें देशभक्त करार दिया जाता है आरएसएस को, और कहा जाता है कि आरएसएस में ठीक उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जैसे फौजियों को दी जाती है। इसी कंफ्यूजन की तो बात कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल, देखिए हो सकता है हमारा एक कांग्रेस में लगभग 28 फ्रंटल है, उसमें मध्य सेवा दल हो गया, एनएसयूआई हो गया, यूथ कांग्रेस, मतलब तालमेल नहीं है, जिसके जो मर्जी आए वो बोलता रहे, कोई तालमेल नहीं है। साहिल खान साहब, ये तो देखिए कंफ्यूजन पर मोहर खुद ही लगा रहे हैं। नहीं, मैंने इस तरह का कुछ देखा नहीं, ना ही मुझे कुछ इस तरह के प्रकाश में। और ये कांग्रेस की अमलेंद्र जी सुनिए ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जानकारी दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने से पहले खुद देखना चाहिए कि कहीं अपना घर शीशे का तो नहीं है। साहिल खान साहब, संगठन का एक नेता या उसका कार्यकर्ता हमारी टॉप लीडरशिप नहीं हो सकता है। वो मध्य प्रदेश का हो सकता है, सेवा दल में हो, लेकिन वो हमारे टॉप लीडरशिप थोड़ी है। हमारी जो CWC है वो, तो मतलब छूट मिल जाती है कि टॉप लीडरशिप जो बोलेगी वो मान्य होगा, बाकी किसी की कोई वैधता नहीं है, सब अनर्गल है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस साहिल खान साहब क्या कहिएगा? ये कंफ्यूजन आपको नहीं लग रहा है कि कंफ्यूजन खुद कांग्रेस के भीतर है कि कांग्रेस का सेवा दल कहता है कि भाई आरएसएस को तो फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो देशभक्त हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कौरव हो गए। हेलो, हाँ साहिल खान, आप ही से सवाल था जी, बताइए। आवाज कांग्रेस का ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? साहिल खान साहब, प्रश्न ये है कि एक नेता कुछ और कहता है, दूसरा नेता कुछ और कह रहा है। देखिए, ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम बस इसे, राहुल गांधी जी एक अच्छे नेशनल लीडर हैं और अभी ये यात्रा जो कर रहे हैं इसके काफी लोगों को जोड़ रहे हैं। और ठीक है, इसका क्या है, कंफ्यूजन क्या नहीं है, वो इसका है अपनी राजनीति के मुद्दे पे करते हैं। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए जी। तो हम अपनी राजनीति के मुद्दे को करते हैं कि कंफ्यूजन का आंतरिक मुद्दा है, ये अपना कैसे सही करते हैं। हम तो सवाल की बीजेपी से पूछना चाहते हैं। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए बीजेपी क्या करना चाह रही है। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, उस पर कर लेते हैं। महंगाई पर भी हमने चर्चा की है साहिल खान साहब। हाँ, उस वक्त आप नहीं थे, महंगाई पर हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं। आफ्ताब आडवाणी साहब, जवाब दीजिए। सीधा विपक्ष का आरोप यही है कि जब सवाल किए जाते हैं जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर तो कोई जवाब नहीं होता, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लग जाते हैं। बीजेपी के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। जी देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई,
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां चोर हैं, ये आप लोग जानते हैं। नहीं, भगवान श्री थोड़ा राम का शब्दों आशीर्वाद शब्दों की नकारने गरिमा वाले- बना कर रखिए आफ्ताब साहब। देखिए, आप हमारे लिए सम्मानित अतिथि हैं सारे, थोड़ा मर्यादा बनाकर शब्दों का सही चयन कीजिए। एक और तो आपके पास बैठे हुए हैं आप कांग्रेस के भाई प्रवक्ता तो जो कोई श्री राम जी का अस्तित्व मानने वाले ही नहीं है, और एक और भगवान श्री राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले इनके मुखिया जो थे, उन्होंने गोलियां चलवाई थी, ये देश भूल नहीं सकता। तो ये दोनों ही लोग जब श्री राम को मानने वाले ही नहीं है, आज की बहस मेरे ख्याल से आज की बहस कौरवों और पांडवों को लेकर के थी, तो उस पर मैं बोल रहा था। बात आती है महंगाई की और गरीबी की। महंगाई और गरीबी कांग्रेस की देन है देश में, तोहफा कांग्रेस की देन है देश में। अब जो देश को ट्रैक पर लाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लाया नहीं तो गया मतलब है। इसका क्या आडवाणी साहब निकाला जाए कि कांग्रेस पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार करके गई, गैस सिलेंडर की कीमतें 1000 पार करके गई। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि आज हमारा ये विषय नहीं है, जो विषय उस पर चर्चा करें, लेकिन जब सवाल उठा तो इस पर जवाब दे दीजिए जी। एक बार। देखिए ऐसा होता है, व्यवस्था हर समय की व्यवस्था अलग होती है। कभी हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कभी हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। आप घर में भी अगर अपने घर में का भी उदाहरण दूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें किसी तरीके से किसी चीज पे हाथ खींचना पड़ता है, कभी किसी चीज को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये देश जो है हमारे घर की तरह है, हमें इसे घर की तरह चलाना होगा। कुछ चीजें जहां हम महंगी करते हैं, कुछ चीजें वहां पर हम सस्ती भी करते हैं, कुछ चीजें हम देश के लिए बनाते भी हैं। उस पैसे का हम इस्तेमाल सड़कों में कर लेते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हम देश की और दूसरी व्यवस्थाओं में कर लेते हैं। तो ये कोई सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। आज आप देखिए, मतलब महंगाई पर सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, महंगाई पर सवाल होना चाहिए, लेकिन अगर महंगाई पर सवाल कर रहे हैं तो आप आरटीआई डालिए, पता करिए कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। ये चीजें सब वहां से जवाब मिलेगा आपको। लेकिन आप सरसों के तेल की खरीदारी नहीं करते हैं क्या? जी, हेलो, सरसों के तेल की खरीदारी आप नहीं करते हैं क्या? क्या भाव है? सरसों की तेल की खरीदारी करता हूँ, मैं सरसों की तेल की खरीदारी करता हूँ, लेकिन जहां भगवान श्री राम को सबसे सर्वोच्च, जिस शासन में भगवान श्री राम को सबसे सर्वोच्च माना जाए, मैं उस शासन को कभी भी हिलने नहीं दूंगा। मैं सरसों का तेल अगर महंगा हो रहा है तो मैं ये कह दूं कि जी मोदी जी को हटा दीजिए, योगी जी को हटा दीजिए, हमें भगवान श्री राम जी नहीं चाहिए। नहीं, ये कंफ्यूजन तो आप में भी, कभी आप कहते हैं कि आरटीआई निकाल लीजिए और महंगाई का हाल देख लीजिए कि पहले ज्यादा थी, आप थी। कभी कहते हैं कि आप मंदिर की तरफ देखिए। यानी लोग उम्मीद ना करें। कांग्रेस जिस हाल में देश को छोड़कर गई थी, उस हाल से तो बहुत ज्यादा अच्छे हाल हो गए हैं भारत देश के। और महंगाई, देखिए महंगाई तो प्रकृति का नियम है। अभी मैं 2011 में जब मैं लंदन में पढ़ाई के लिए गया हुआ था, तो वहां पर पेप्सी की जो 2 लीटर की बोतल थी वो 1 पाउंड की मिलती थी। 1 पाउंड की कीमत उस समय 72 रुपए की थी, और भारत में 65 रुपए की। नहीं तो आडवाणी साहब, लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि विपक्ष में रहते हुए ये ज्ञान आपको नहीं आया, जब सत्ता मिल गई तब आपको इस बात का एहसास हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए, हमें हर चीज का ज्ञान है, हमें हर चीज का ज्ञान है। हमें ये मालूम है कि गरीब आदमी को किस तरह आगे लेकर के जाना है, हमें ये मालूम है कि किस तरह देश को आगे बढ़ाना है। हम कांग्रेस की तरह काम नहीं करते कि रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों रुपए कमवा दिए, रॉबर्ट वाड्रा की खरबों रुपए की संपत्ति बनवा दी। जब्त क्यों नहीं कर ली भाई? चाइना को बेबाक नहीं, जब्त क्यों नहीं कर ली? आप तो बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर चल जाता है विपक्षी नेताओं पर। रॉबर्ट वाड्रा की बहुत संपत्तियां जब्त करी गई हैं, आप पता करिए। रॉबर्ट नहीं, कहाँ की संपत्ति जब्त की गई? थोड़ा जानकारी दीजिए ना। पिछले दिनों नहीं, थोड़ा जानकारी दीजिए दर्शकों को। वाड्रा पे मुकदमा भी लिखा गया है और देखते रहिए आप। सर नहीं, संपत्ति कहाँ जब्त हुई? आपने कहा ना कि उनकी संपत्ति जब्त हुई है, कहाँ पर हुई है? अभी जब्त में एक बताइए, अंता माफी मांगिए। कुछ भी संपत्ति बताइए, वरना आप टेलीविजन झूठा बयान दे रहे हो, इसकी माफी मांगिए। मतलब कुछ भी कहाँ की हुई है? सुनिए, एक बता दीजिए, सिर्फ एक बता दीजिए। मैं आपको इसका ब्यौरा निकाल के अगली डिबेट पे, अगर आप यदि मेरे साथ बैठेंगे, अगली डिबेट यानी आप अधूरी तैयारी के साथ आए। आप आफ्ताब आडवाणी साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं आधी अधूरी तैयारी के साथ। अब पूरा देश जानता है रॉबर्ट वाड्रा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, किस प्रवृत्ति से उन्होंने देश जानता, वो मैटर नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सार्वजनिक टीवी में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप माफी मांगिए इस चीज को लेके। मेरा एंकर से निवेदन है कि इनसे डाटा लिया जाए, इनका माफी मंगवाइए। लुटेरे हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये कहना चाहिए लुटेरा है
देश को लूटा है रॉबर्ट वाड्रा ने। अभी आपने बोला उनकी संपत्ति जब्त की गई, आप एक संपत्ति बताइए। अमिताभ माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। अभी डिबेट चल रही है, आप बैठूंगा, मेरे पास रजिस्टर थोड़ी है जो मैं रजिस्टर खोल के आपको अरे तो डिबेट का एक डिबेट में आइएगा आप भी डिबेट में मेरे साथ, मैं आपको ठीक है अमलेंद्र, आ रहा हूँ, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं आफ्ताब आडवाणी साहब, ये जानकारी आपको कहां से मिली कि उनकी संपत्ति जब्त की गई है देखिए या जब्त करने की तैयारी है, तो उस बारे में भी बता दीजिए। हाल ही में मैंने अमित मालवीय जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और नेक्स्ट टाइम जब मैं डिबेट में आऊंगा तो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा उसके। आप निश्चित रहिए, इतना घबरा क्यों रहे हैं आप कांग्रेस की तरफ, बताइए इतना घबरा क्यों है? इस बात साहिल खान साहब, मेरी ये समझ में नहीं आता, मतलब ये क्या राजनीति हो रही है कि जो अपनी जुबान पे आया वो बोल दिया। जिस आरएसएस की आप बात कर रहे हैं ना, आरएसएस ना हो तो देश ही ना हो। आडवाणी साहब ठीक है, आऊंगा आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आरएसएस ना होती तो देश ना होता, वो कह रहे हैं कि आरएसएस आतंकी संगठन है, कौरवों की संज्ञा दे रहे हैं। का एक रूप है। नहीं सवाल तो ये ना, फिर लोग किस पर यकीन करें? साहिल खान साहब, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं कि भाई हमारे राजनीतिक दलों के नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आखिर हम यकीन किस पर करें, किसकी बात पर भरोसा करें? या लोग समझे कि सब झूठे हैं, जो भी मन आता है वो बोल के चले जाते हैं? देखिए, राजनीति में हम लोगों को जनता के मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, और जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। अभी आप हमारे भाई बीजेपी वाले का कभी, हेलो जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, हम कह रहे हैं कि आप हमारे भाई से पूछ लीजिए, उनके पास जवाब ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं साहिल खान साहब, अगर परीक्षा किसी विषय की होती है तो उसी की तैयारी करके जाते हैं ना आप परीक्षा केंद्र में। जब विषय आज का हम इस बात को लेकर चल रहे हैं, आज का टॉपिक ये है कि कौरव पांडवों की संज्ञा दी जा रही है, जीएसटी नोटबंदी का उन्होंने जिक्र किया, तो उस पर बातचीत कीजिए। आप सेफ साइड क्यों ले रहे हैं? नहीं, जो नोटबंदी एकदम से देश को लाने वाला काम सरकार ने किया है, ये गलत तो है। ये इसमें सही क्या है, आप मुझे बताइए जरा। कितने लोग परेशान हुए, कितने आपका ब्लैक मनी वापस आ गया, कितना आपने जो है आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पर बात कीजिए ना। आज का जो विषय है, भटक क्यों रहे हैं? देखिए, नोटबंदी यदि हमने कर दी तो इन्हें किस कदर, इन्हें कितना अफसोस है। नहीं आडवाणी साहब सुनिए ना, ठीक है वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो फायदे नहीं गिना पा रहे हैं। मैं आऊंगा, नोटबंदी के फायदे भी आपसे जानूंगा। पहले क्योंकि कश्मीर में सर, पहले साहिल खान साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। साहिल खान साहब, मैं एक बार फिर विषय आपको क्लियर कर दूं। आज का टॉपिक ये है कि राहुल गांधी को आरएसएस में कौरव नजर आते हैं, खुद को पांडव बताते हैं, सबसे बड़ा तपस्वी बताते हैं। आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में राहुल गांधी सबसे बड़े तपस्वी हैं? देखिए, राहुल गांधी की तपस्वी तो है ही है, तपस्वी करके तपस्या करके इतनी लंबी यात्रा करते हुए आ रहे हैं, इतने लोगों को भारत से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी पागल हैं। मर्यादा बना के डिबेट बैठे हैं। नहीं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आपकी पार्टी के मुखिया शामिल क्यों नहीं हुए? उन्होंने तो निमंत्रण दिया था। एंकर महोदय, आपसे निवेदन है, साहिल खान साहब, भाषा शैली सुधारिए। सर मेरा आप सभी से निवेदन है कि शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों का चयन सही करें। ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है, हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जुबान पर लगाम नहीं रहता ना, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। आऊंगा साहिल खान साहब। साहिल खान साहब, आवाज पहुंच रही है? आवाज आपकी, हेलो जी। नहीं, एक तरफ आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी में तपस्वी भी आपको नजर आता है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पांडव हूं, यानी खुद को चाहे वो अर्जुन माने या युधिष्ठिर माने, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं क्या मानते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी ये मानती है कि राहुल गांधी सही मुद्दे भी उठा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कदम है, तो समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो अच्छा कदम तो है ही है राहुल गांधी जी का, जिससे वो भारत जोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब,
अमलेंद्र त्रिपाठी जी। जी धन्यवाद। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो डिबेट बैठे बिल्कुल उसकी मर्यादा होनी चाहिए। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने बहुत ही अपशब्द कहा है, तो एंकर होने के नाते आपका फर्ज बनता है ऐसे चीजों को रोकना। मैंने फौरन टोका अमलेंद्र त्रिपाठी साहब, सुनिए ना, मैंने जी, फौरन टोका। जी। इससे पहले भी जब जी हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया मैंने फौरन टोका, और आप लोगों से उम्मीद बिल्कुल, करता हूं कि आप लोगों को संयम बरतना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आता हूँ टॉपिक पे। जो अभी बात चल रही थी, अभी आपने एक जिक्र किया था मध्य प्रदेश के आरएसएस का जो एक कैंप हुआ था, उनका एक संगठन का एक कैंप हुआ था कि आरएसएस की तारीफ की गई थी। मैं एक लिंक लिए बैठा हूँ, आज तक इसका सोर्स है, बाकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता है भूपेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इसका खंडन किया कि ये प्रेस नोट फर्जी था और इस पे एफआईआर भी हुई है। एफआईआर भी हुई है। कब हुई थी ये बता दीजिए, मैं आपको डेट तारीख बताता हूं। चलिए तारीख बताइए अमलेंद्र त्रिपाठी, हाँ बताइए कब एफआईआर हुई थी, कब शिकायत की गई थी। ये 2027 वेट में बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर की बात है ये शायद। साल बता दीजिए कौन से साल में। ये 2018 की बात है ये। 27 अगस्त 2018 की बात है ये। एफआईआर भी इस चीज पे हुई है 27 अगस्त 2018 में, फिर से बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अब मैंने इनसे 2 सवाल पूछे थे, 5 राज्य 5 विभाग और 5 वो दोनों नहीं बताए। ये हमेशा धर्म की ले आएंगे, भगवान की राम की बात ले आएंगे, लेकिन भगवान राम इस देश की आत्मा है, लोगों के कण कण बसे हुए, इस पर कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाया तो हमेशा झूठा फैलाया गया है। आप भी एक बार बता दीजिए, कभी कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल जी का कभी कोई चीज बयाना? कपिल सिब्बल एक इंडिपेंडेंट वकील के तौर पे वहां पे लड़े थे, उनका कांग्रेस कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता बैठा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरी निजी जिंदगी है। तो कपिल सिब्बल अगर उसका नहीं तो सवाल तो सर उठेंगे ना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, इतना बड़ा ओहदा, वकालत करते हैं, सबको ज्ञान है ना। और इस तरह के मामलों में थोड़ा अमलेंद्र चीज का बिल्कुल कहा साफ रूप से। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मान लीजिए एक बार भी, हालांकि ये जनता का फैसला है, जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। अगर केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती है तो क्या जीएसटी को खत्म करेगी कांग्रेस? ये बताने की स्थिति में है क्या आप? बिल्कुल, मैं इस चीज को बता दूं, जो भी नोटबंदी में शहीद हुए लोग, उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो भी विभाग खाली है, लगभग 80% भर्तियां। सर मेरा सवाल जीएसटी पर था, जीएसटी को खत्म कर दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पुरानी पेंशन की बहाली होगी, हिमाचल प्रदेश में कर दी गई है, राजस्थान में कर दी गई। सर मैं पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं झारखंड में कर दी गई। आफ्ताब आडवाणी साहब, आफ्ताब आडवाणी साहब, देश की सियासत फिर इसी तरह, सर सुनिए ना, मुद्दों से भटकेंगे तो कोई फिर उसका लाभ नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूँ आप कह रहे नहीं जी आज तो केला। जी आफ्ताब आडवाणी साहब, के लिए महत्वपूर्ण थी जी। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सवाल तो इस बात को लेकर है कि नोटबंदी के अगर आप फायदे गिना सकते हैं दर्शकों के सामने तो बताइए, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? देखिए, नोटबंदी से फायदा हर बड़े बड़े दुनिया के जो देश हैं वो हर 10 साल में 15 साल में नोटबंदी करते हैं। गल्फ में होता है, मेरे दोस्त काफी अभी परसों भी चर्चा का विषय यही चल रहा था। तो इससे फायदा होता है, अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचता है। और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा, वही तो जान रहा हूं, क्या फायदा पहुंचा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद में आप बोल सकते हैं। मेरी बात सुनिए। और नोटबंदी से ये सबसे पहला मुझे जो एक फायदा नजर आया है, केवल वही फायदा मुझे नजर आया है, फायदा मुझे ये नजर आया कि नोटबंदी के कई साल के बाद तक भी कश्मीर में पत्थरबाज बिल्कुल खामोश रहे। अब ये बताइए, उन पर नकली नोट पहुंचाने वाली या तो कांग्रेस है या उनके समर्थक हैं। यानी सिर्फ पत्थरबाजी रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी, फिर ये माना जाए? पत्थरबाजी रोकने के लिए मेरे पीएम ने ये फैसला लिया और मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं तो ये तो सरकार की तरफ से तर्क नहीं आया कि हमारा मकसद नोटबंदी का सिर्फ इसलिए था ताकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रोकी जा सके? देखिए, सरकार की तरफ से तो सरकार तो कार्य ही देश हित में करती है, और भी बहुत हित होंगे। मुझे एक हित का पता है, मुझे इतना पता है कि सिर्फ केवल और केवल पत्थरबाजी रुकी, मुझे बहुत खुशी हुई। चले ठीक, आप अंत में ये बता दीजिए, ये प्रवक्ता का कि पांडव भारतीय जनता पार्टी खुद को मानती है, कौरव संज्ञा राहुल गांधी ने तो बता दिया कि मैं ही तपस्वी, मैं ही पांडव। हमारे कपिल सिब्बल नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल नहीं है। अस्तित्व नहीं मानते,
भगवान श्री कांग्रेस राम का पार्टी में आस्तित्व कपिल न मानने सिब्बल वाले नहीं है। मुझे क्या बताएंगे आज? चले ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। अभी बहुत शुक्रिया आप आपकी सभी पार्टी मेहमानों का में हमारे साथ इस राम- कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो मुद्दे घूम फिरकर राहुल के गले की फांसी बन जाते हैं। अब आरएसएस को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से जोरदार हमला बोला गया। आरएसएस की तुलना पहले आतंकी संगठन के साथ राहुल गांधी कर चुके हैं और अब राहुल गांधी को आरएसएस में कौरव नजर आता है और राहुल कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं और मुझसे बड़ा कोई पांडव नहीं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी।